घर जहां आवाज़ें दीवारों से टकराती हैं। घर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। 2 कमरों का फ्लैट, 3री मंजिल, हल्की सी पपड़ी उखड़ी दीवारें, जैसे किसी मध्यवर्गीय सपने की थकी हुई तस्वीर। लेकिन घर कभी दीवारों से नहीं पहचाना जाता। घर पहचाना जाता है आवाज़ों से। रात के ठीक 2 बजे थे। आरव की नींद फिर टूट गई। इस बार किसी आवाज़ से नहीं, बल्कि उस डर से जो बिना आवाज़ किए ही भी आदमी को जगा देता है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन किचन में लाइट जली हुई थी। वो जानता था अगर लाइट जली है तो माँ जाग रही है, और अगर माँ जाग रही है तो अगला आधा घंटा सांस रोककर बिताना होगा। आरव अपनी माँ से इतना क्यों डरता था? आरव को अपनी माँ की चीखों की आवाज़ किसी गर्म सरिये से कम नहीं लगता था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ का रवैया उसके लिए काफ़ी तीखा और पतला हुआ सा रहता था। हर वक्त चीखती रहती, चिल्लाती रहती। आरव आवाज़ आई, तेज, कड़वी, थकी हुई। वो बिस्तर से उठा नहीं। उसे पता था आने से पहले कुछ सेकंड की देरी ज़रूरी है। जल्दी आओ तो शक करेगी, देर से जाओ तो गुस्सा करेगी। सुनाई नहीं देता क्या? बहरा हो गया है? ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने। अब आवाज़ में प्लेट के टकराने की थकन थी। आरव धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। माँ चूल्हे के सामने खड़ी थी, हाथ में चम्मच, आंखों में लाल नसें। उनके पीछे पिता की तस्वीर दीवार पर टंगी थी। वो पिता जो आरव ने कभी देखा ही नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी हमेशा रहती थी। आरव अभी 17 साल का था। अगले साल वो 18 साल का हो जाता। उससे पहले उसकी माँ के रवैये में काफ़ी कुछ बदलाव होने लग गया था। आरव अकेला पला बड़ा था, तो वो हमेशा शीशे में देख के खुद को बातें करता। जब माँ उस पर चीखती तो शीशे में उसका अक्स उससे कहता, अब देर होने लगी है, तू पलटकर कुछ कहता क्यों नहीं? तभी आरव की माँ की आवाज़ आई, तू अगर सही होता तो आज मेरी ज़िंदगी ठीक होती। और उन चीखों में उनके हाथ में 2 गोलियां थी, जो आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी कि इसे जल्दी से खा ले, कम से कम तू ठीक तो हो जाएगा। आरव वो गोलियां खाना नहीं चाहता था, क्योंकि गोलियां खाने के बाद वो अजीब धुंधला धुंधला सा महसूस करता, थका हुआ, और वो सो जाता। और न जाने कब उसकी आँख खुलती। सब उसको कहते कि तू शायद पागल है, इसीलिए तेरी माँ तुझे गोलियां देती हैं। और आरव भी अब मानने लगा था कि शायद वो किसी दिमागी बीमारी से परेशान है, इसीलिए माँ उसे गोलियां खिलाती हैं। जो सुनता है वही सबसे पहले फंसता है। आरव ने पहली बार निधि को अस्पताल के काउंसलिंग रूम में देखा था। कमरा सफ़ेद था, इतना सफ़ेद कि उसमें बैठकर आदमी खुद को गंदा महसूस करने लगता है। निधि उसी सफ़ेदी में अलग दिख रही थी, शांत, सधी हुई, बिना जल्दी के। निधि ने कहा, आप बैठ सकते हैं, जैसे वो कोई हुक्म नहीं, इजाज़त दे रही हो। आरव कुर्सी पर बैठ गया, हाथ अपनी गोद में बांध लिए। ये आदत उसे घर से मिली थी। घर में हाथ खुले रखना सुरक्षित नहीं था। डॉक्टर निधि ने कहा, आप बोलना चाहें तो बोलिए, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होता। आँख ने पहली बार किसी कमरे में गलत होने से डर महसूस नहीं किया था। आरव ने कहा, मुझे आवाज़ें आती हैं, उसने धीरे से कहा था, लेकिन वो हमेशा बुरी नहीं होती। डॉक्टर निधि ने नोट्स नहीं बनाए। यही बात उसे अजीब तरह से अच्छी लगी। क्या वे आवाज़ें आपको चोट पहुंचाने को कहती हैं? डॉक्टर निधि ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया, नहीं, वो मुझे बताते हैं कि कब चुप रहना है। डॉक्टर निधि की भवें हल्की सी उठी, पर मुस्कान वही रही। डॉक्टर निधि ने पूछा, आपके घर में कौन कौन है? आरव ने कहा, माँ और मैं, बस। उसने पूछा कि कमाता कौन है? आरव ने कहा कि मेरे पिता की काफ़ी दौलत है, लेकिन हम उन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा माँ ने कहा। निधि ने पूछा, तो तुम्हारे पिता कहाँ हैं? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद वो हमें छोड़ के चले गए, या वो शायद जिंदा नहीं है, क्योंकि माँ मुझे हमेशा ताना मारती है कि मेरी वजह से मेरे पिताजी चले गए। मुझे नहीं पता। आरव की माँ काउंसलिंग कमरे के बाहर बैठे इंतज़ार कर रही थी। वो अपने हाथों को हाथों से इस तरह दबा रही थी जैसे न जाने अंदर क्या बात हो रही हो। वो बहुत परेशान थी। उसने 2-3 बार दरवाजे भी खटखटाए। आरव अंदर काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन जब भी दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, आरव एकदम कांप जा रहा था।
डॉक्टर निधि उसे नोटिस कर रही थी। पहले सेशन में तो डॉक्टर निधि ने कहा सब सामान्य है, तुम ठीक हो, अभी तुम घर जाओ और मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख रही हूँ, उसे लगातार खाते रहना। उसने पूछा कि आखिर क्यों मैं ये दवाइयाँ खाऊं, मुझे सिर्फ आवाज़ें ही तो आती हैं। डॉक्टर निधि ने कहा हाँ ये नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपकी माँ से बात करूँगी और उसके बाद हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। डॉक्टर निधि ने आरव को बाहर भेज दिया और उसकी माँ को अंदर बुलाया। उसकी माँ तकरीबन आधे घंटे तक अंदर बैठी रही और न जाने क्या बातें कर रही थी। माँ जब कमरे से बाहर आई तो वो काफ़ी डरी और घबराई हुई थी, जैसे आरव को कोई ख़तरनाक बीमारी हो गई हो। आरव की तो हिम्मत ही नहीं थी कि माँ से कुछ पूछा जाए। वो चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ के पीछे पीछे चलने लग गया। घर गए तो आरव की माँ चप्पलों को दूर फेंकते हुए, उसे गालियाँ देते हुए अंदर ले गई। अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा बंद नहीं किया था उस दिन। आरव खामोश था और सर झुकाए खड़ा था। आरव की माँ एक थैली दवाई लेकर आई थी और आरव को कहने लगी कि ये दवाइयाँ खा, तेरी वजह से मुझे डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। एक जवान बेटा जो पागल होता जा रहा है, तू ठीक होता तो सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन तू तो पागल होता जा रहा है। ये ताने उसके लिए कोई नए नहीं थे, रोज़ वही ताने उसको सुनना पड़ता था। वक्त बीतता गया। आरव समझ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी। एक तो वो अपनी माँ से प्यार भी बहुत करता था। अगले हफ्ते के सेशन में डॉक्टर निधि ने उससे कई ऐसे सवाल पूछे जो आरव को बहुत अच्छे लगे। पहली बार आरव का हाथ किसी ने अपने हाथ में पकड़ा। वो डॉक्टर निधि के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करने लग गया था। वो हर चीज़ बताता। माँ का गुस्सा और टूटती हुई खामोशी। उस दिन बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन घर के भीतर कुछ भीगा हुआ लग रहा था। आरव स्कूल से लौटा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये अच्छा संकेत नहीं था। खुला दरवाज़ा मतलब माँ का धैर्य पहले ही कहीं गिर चुका है। एकदम आवाज़ आई, कहाँ था तू और इतनी देर कैसे हो गई तुझे? आरव चुपचाप अंदर आ गया। उसे डर था कि बाहर लोग सुन न लें। आरव ने धीरे से कहा, स्कूल में। उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ। झूठा। माँ बाहर आई। उसने हाथ में बेलन लिया हुआ था, रसोई का औजार जो अक्सर अनुशासन का हथियार बन जाता था। तू जानता है ना, मुझे झूठ से नफरत है। आरव ने सिर हिला दिया। उसके दिमाग में शब्द थे पर मुंह में नहीं आ रहे थे। बेलन हवा में उठा और पटाख से पीठ पे गिरा। आरव अब बड़ा हो रहा था। पहले मार पिटाई उसे ठीक लगती थी, पहले भी ठीक नहीं लगती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सह लेता था। लेकिन अब बड़ा हो गया था तो उसे वो सहा नहीं जाता था। अब तो डॉक्टर निधि भी उसके हाथों में हाथ रख चुकी थी, तो उसे लगता था कि कोई है जो मुझे सहलाता है, जो मुझे समझता है। क्योंकि आरव अब छोटा नहीं था। आरव अपना सर झुकाकर अपने रूम में चला गया। उसने जाके तुरंत देखा कि अब अगली बार डॉक्टर निधि से कब मिलना है, क्योंकि उसे लगता था कि डॉक्टर निधि है जो उसे समझ सकती है और कोई नहीं। माँ तो उसको बिल्कुल भी नहीं समझती थी। कुछ भी दुनिया में भी कुछ गलत होता तो वो सिर्फ और सिर्फ आरव का नाम लगता कि तेरी वजह से हुआ है। लेकिन इस बार माँ ने इसीलिए मारा था क्योंकि वो घर पर उस वक्त नहीं था जिस वक्त उसे होना चाहिए था। वो वक्त कौन सा था? जब आरव के नाम से एक लिफाफा आता था। उस लिफाफे में महीने का खर्च होता था। वो आरव के ना होने पर माँ के हाथ में नहीं दिए जाते थे। इस वजह से माँ नाराज़ थी और बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। आरव को कभी पैसे तो नहीं मिलते थे, कितने आते थे ये भी नहीं पता था। बस एक लिफाफा आता था जिसमें पैसे होते थे और उन पैसों का उसकी माँ घर चलाती थी और आरव का इलाज कराती थी। जब सब सवाल बन जाता है, उस दिन आरव ने दवा नहीं ली, जानबूझकर नहीं, बस भूल गया था, या शायद उसके भीतर किसी ने उसे याद ही नहीं दिलाया। उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। सिर भारी नहीं था, आवाज़ें भी नहीं थी, पर उनकी कमी अजीब तरह से सुकून देने लगी थी। आईने में उसका अक्स साफ दिख रहा था, थका हुआ लेकिन मौजूद। आज तुम देर से उठे, माँ ने कहा। आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस निगरानी थी। आरव उठा और सीधा क्लिनिक पहुंच गया। निधि देर से आई, शायद उस कमरे में देर से आई ताकि
आरव को निधि से मिलने की बेचैनी और बढ़ सके। निधि आई, आरव को देखा, मुस्कुराई और कहने लगी, तुम पहले से बेहतर दिख रहे हो, दवा टाइम पे ले रहे हो। आरव ने कहा, दवा तो मैंने रात को ली ही नहीं। निधि चौंकी नहीं। कहा, अच्छा, भूल गए या जानबूझकर नहीं ली। निधि बातें घुमाने लगी। आरव के कितने दोस्त हैं, क्या करते हैं, आरव किनसे मिलता है, सब बातों बातों में पूछने लगी। आरव कुछ बातों का जवाब देता, कुछ का नहीं देता। फिर आरव ने एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में पागल हूँ या मेरे दिमाग में कोई परेशानी है? क्योंकि मैं सब कुछ समझता हूँ, बस मुझे आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें सही होती हैं। तो मैं कैसे पागल हो सकता हूँ? मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है दोस्तों की, बाहर जाने की, पर माँ मुझे ऐसा करने नहीं देती। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकेले पाला है, अकेले बड़ा किया है, और वो किस तरह किस दौर से गुजरती है, क्या तुम इसका अंदाज़ा लगा सकते हो? आरव तो पहले से ही माँ से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर निधि की इस बात ने उसके दिल में कुछ अजीब सा तोड़ दिया कि शायद मैं ही माँ को समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन माँ तो मुझे हर वक्त पागल कहती है। मैं पागल नहीं हूँ और ना ही मेरे पिता के छोड़ के जाने का दोषी। फिर क्यों माँ मुझे पागल कहती है? मौत का नाम इलाज। डॉक्टर निधि उसे देख तो रही थी पर सुन नहीं रही थी। बस वो ये समझाना चाहती थी कि तुम्हारी माँ के अलावा तुम्हारा कोई है ही नहीं, जो कि बात तो सच थी लेकिन पूरी नहीं। तकरीबन 1 महीना बीत गया। फिर वो दिन आया जिस दिन लिफाफा आता था। आरव जानबूझ के चला गया। उसकी माँ फिर से पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी। आरव अपने एक दोस्त के यहाँ था जिसका नाम राकेश था। वो कैमरा लगाने का काम करता था। आरव की माँ उसके यहाँ सीधा पहुँच गई, जैसे उसे पता हो कि वो यहीं पर होगा। आरव की माँ वहीं से चीखती हुई उसे घर लेकर आई, लिफाफे पे दस्तखत करवाए और लिफाफा अपने पास रख लिया। इस बार आरव चुप नहीं रहा। उसने कहा, माँ मैं लिफाफा देखना चाहता हूँ, आखिर उसमें है क्या? उसने कहा, क्या होगा, पैसे हैं जो तेरे नाम से आते हैं, तेरे ही साइन लगते हैं, घर का खर्च और तेरा इलाज इन्हीं से तो होता है। आरव ने जिद की कि नहीं, मुझे देखना है कि आखिर कितने पैसे हैं, मुझे कुछ काम है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे दें। बस इतनी सी तो बात थी। आरव की माँ ने आरव को बहुत मारा कि तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि तू मुझे पैसे का हिसाब मांगे। फिर रात हुई। शायद आरव की माँ के दिल में माँ की ममता आ गई। वो आरव के पास गई, उसने बाल सहलाए और कहा, पता तुझे कितने पैसे चाहिए? आरव ने कहा, बस, ज़्यादा नहीं, 5,000। माँ ने मुस्कुराया पहली बार और पूछा, आखिर तुझे 5,000 क्यों चाहिए? उसने कहा, मुझे कुछ काम है, आप मुझे 5,000 दे सकती हैं? आरव की माँ ने कहा, नहीं, लेकिन अगली बार जो आदमी तुझे पैसे देने आएगा, कागज़ पे दस्तखत करवाएगा, तो उससे कहना कि अब डबल कर दे पैसा, इतने में काम नहीं चलता। आरव चुप हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा। इंतज़ार किया अगले महीने का। जब वो आदमी आया तो आरव ने कहा कि अब पैसा डबल कर दीजिए, क्योंकि इतने से अब काम नहीं हो पा रहा। जैसा माँ ने कहा था बस उसने उतने ही शब्द बोले। उस आदमी ने आरव की आंखों में देखा जैसे कुछ पूछ रहा हो, लेकिन आरव अपनी नज़रें झुकाए ज़मीन पर गड़ाए खड़ा रहा। आरव की माँ ने कहा कि देखो, इतने पैसों से वाकई कुछ नहीं होता है। आरव अब बड़ा हो रहा है, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो इसमें पूरे नहीं होते। वो आदमी खामोश था और उसने सर हिलाया और चला गया। जब अगले सेशन में निधि के पास गया तब निधि ने अजीब सवाल किया जो आरव को समझ नहीं आया कि आखिर ये सवाल निधि ने क्यों किया। निधि ने कहा कि तुम अपने दोस्त के यहाँ क्यों गए थे? मतलब निधि को किसने कहा कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था? क्योंकि मैंने तो नहीं बताया। और मानसिक रोगियों के लिए डॉक्टर और रोगी के बीच में तीसरा कोई नहीं होता, वो भी नहीं जो तुम्हें पैदा करता है। फिर आखिर डॉक्टर ने ऐसे सवाल क्यों किया? यानी माँ को सब कुछ पता है मैं डॉक्टर से क्या बात करता हूँ। वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ क्योंकि आरव ने अपनी बहुत सारी निजी बातें भी निधि को बताई थी। जो आरव बड़ा हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें बदल भी रही हैं। तब आरव को समझ आया, इसलिए माँ का रवैया इतना ख़राब हो गया है कि अब वो बात बात पे मुझ पे हाथ भी उठाने लगी है।
आरव संभल गया। वो तुरंत अपने दोस्त के यहाँ गया, राकेश। उसने कहा कि अच्छा, मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? उसने कहा तुम छोटे हो, मैं तुमसे वैसे भी पैसे नहीं लूँगा, बस दोस्त हैं हम, काफ़ी है। क्योंकि तुम्हारे पिताजी को मेरे पिताजी जानते थे। आरव के दिमाग में कुछ सवाल उठे। कौन थे मेरे पिताजी और कहाँ हैं? लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि वो तो दोस्त है ना। फिर आरव ने अपने दोस्त से कुछ कहा, दोस्त ने हाँ की और वहाँ से आरव चला गया। अगले दिन सुबह हुई तो मोहल्ले में शोर मचा। आरव का दोस्त राकेश मारा गया था, उसकी हत्या हुई थी। पता नहीं कैसे, लेकिन अजीब बात थी कि वो कैसे मर सकता है। पुलिस आई, पुलिस ने पूछताछ की, आरव से भी पूछताछ की कि कल शाम आप उससे मिले थे तो क्या बात हो रही थी। तो आरव ने बस यूं ही, मेरा दोस्त आखिर मरा कैसे? पुलिस ने कहा कि किसी अनजान आदमी ने चाकू गोद कर हत्या कर दी। लूटपाट का ही मामला लगता है। आरव खामोश रहा क्योंकि उसने कुछ बातें बताई थी राकेश को और राकेश मारा गया। अगले सेशन में जब वो निधि के पास गया तो निधि ने उससे एक बात कही कि अब आपको हमें निगरानी में रखना पड़ेगा क्योंकि आपका पागलपन और बढ़ता जा रहा है। आरव बहुत परेशान हो गया कि मैंने ऐसा क्या किया? बोले तुम दवाइयाँ टाइम पे नहीं खाते और तुम कल्पनाओं को सच समझते हो। तुम्हारा पागलपन और बढ़ता जा रहा है, हमें निगरानी में रख के इलाज करना पड़ेगा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर डॉक्टर निधि ऐसा क्यों कर रही है। डॉक्टर निधि ने कहा कि मैं तुम्हें इंजेक्शन दे रही हूँ, उसके बाद तुम्हें थोड़ा डेजीनेस फील होगा और तुम्हें नींद आ जाएगी। आरव ने कहा ठीक है, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद आप इंजेक्शन दीजिएगा, मैं वैसे भी आराम करना चाहता हूँ। डॉक्टर निधि ने कहा ठीक है, तुम जाओ, मैं वेट करती हूँ। आरव 15 मिनट के बाद आया। डॉक्टर निधि बोली कि अब जल्दी से लेट जाओ, तुम्हारा इलाज शुरू करना पड़ेगा। आरव बिस्तर पर लेट गया और डॉक्टर निधि ने उसे इंजेक्शन दिया। जब आरव की आंख खुली तो वो एक कमरे में था, एकदम सफ़ेद कमरा, जिसके छत के कोने पर एक कैमरा लगा था और एक कुर्सी थी और एक छोटा सा बेड और एक टीवी। अजीब बात थी, क्या मैं कैद हो गया हूँ? ऐसा उसे महसूस हो रहा था। एक नर्स आई खाना लेकर। उसने कहा आज तीसरा दिन है, आज तो खाना खाओगे? आरव एकदम हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब है तीसरा दिन है? मैं 3 दिन पहले यहाँ आया था। नर्स ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तभी डॉक्टर निधि अंदर आई, कहने लगी अब कैसा महसूस हो रहा है? उसने कहा तुमने 3 दिन से यहाँ रखा है मुझे। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा इलाज चल रहा है। आरव खामोश था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी उसकी माँ अंदर आई, कह रही मेरा बेटा कैसा है? अब कैसे हो तुम? अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, याद है ना तुम्हें? अजीब बात है, जन्मदिन से पहले मैं 18 का होने वाला हूँ और माँ मुझे यहाँ हॉस्पिटल में मिलने आई है। तभी आरव की माँ का पीछा करते करते पुलिस वहाँ पहुँच गई। जब पुलिस दरवाज़ा खोल के अंदर आई तब आरव की माँ और डॉक्टर निधि दोनों ही चौंक गए। डॉक्टर निधि कहने लगी ये इलाज की जगह है, यहाँ पर आपको वारंट लेके आना पड़ेगा, मेरा पेशेंट परेशान हो रहा है। पुलिस ने कहा हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा पेशेंट परेशान हो रहा है, लेकिन तुम्हारा पेशेंट है कहाँ? डॉक्टर निधि ने आरव की तरफ इशारा किया। पुलिस ने कहा पर ये तो बीमार ही नहीं है, तुम इसको कैसे बीमार कह सकती हो? तभी आरव की माँ चिल्लाई कि तुम मेरे बेटे के इलाज में अड़चन कैसे डाल सकते हो? मेरा बेटा बीमार है और आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, एक बीमार बच्चे को परेशान कर रहे हैं आप लोग। तभी पुलिस ने कहा हाँ हम अपना डॉक्टर भी लेके आए हैं, हमें बताओ कि क्या हुआ है। तभी डॉक्टर निधि कहने लगी मेरा पेशेंट परेशान है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, उसको कई सारी परेशानियां हैं, वो मानसिक रोगी है। तभी पुलिस ने अपने डॉक्टर को इजाज़त दी कि चेक करो। चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था फिलहाल। फिर उसके बाद पुलिस ने कहा आप माँ हैं इसकी? आरव की माँ ने कहा हाँ मैंने जन्म दिया है इसे। बोला अच्छा सगी माँ है? पुलिस की आवाज़ में थोड़ी तलखी थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तभी इंस्पेक्टर ने वसीयत निकाली, आरव की वसीयत, जिसमें साफ लिखा था जब तक आरव 18 साल का नहीं होता तब तक उसकी सारी दौलत ट्रस्ट में रहेगी। 18 साल के बाद उसे खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इतने दौलत का क्या करेगा। असल में आरव के पिता काफ़ी जाने माने बिजनेसमैन थे शहर के,
आरव के पैदा होने के कुछ समय बाद उसके पिता का देहांत हो गया एक्सीडेंट में, जो कि बाद में एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, लेकिन कोई खूनी मिला नहीं। वो केस भी अभी बंद हुआ नहीं था। आरव की माँ की आंखें सफ़ेद हो गई और जुबान जैसे ठंडी, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस एक टक देखे जा रही थी। तभी पुलिस ने कहा कि 3 दिन पहले आरव मेरे पास आया और उसने ये पेन ड्राइव दी और कहा देख लेना, देखने के बाद अगर मैं आपको ना मिलूं तो बस मेरी माँ का पीछा करना, मैं मिल जाऊंगा। लेकिन पेन ड्राइव देखने के बाद 18 साल पहले हुआ एक कत्ल हमने सॉल्व कर दिया, आरव के पिता का कत्ल। कातिल कोई और नहीं, आरव की माँ थी और उसका एक आशिक, जिसकी तस्वीर दीवार पे टंगी थी, जिसे आरव की माँ आरव को उसका पिता बताती थी। हालांकि वो उसका पिता था नहीं। उसी आदमी की वजह से आरव की माँ ने आरव के बाप को रास्ते से हटा दिया। लेकिन कुछ समय बाद उस आदमी को पता चला कि वसीयत तब तक नहीं खोली जाएगी जब तक आरव 18 साल का नहीं हो जाता। तब तक सारी दौलत ट्रस्ट में रहेगी और महीने का खर्चा मिलता रहेगा। लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं था जिससे सब कुछ ठीक हो सके, इसीलिए वो इसे छोड़ के चला गया। उसके छोड़ के जाने का दोष भी वो तुम्हारे सर पे मरती रही। तब इसने डॉक्टर निधि के साथ मिलकर एक जाल बुना, जिसमें अगर तुम पागल हो जाते हो 18 साल से पहले या 18 साल तक भी, तो सारी दौलत अपने आप इसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसके बाद ये तुम्हें पागल करके पागल खाने में भर्ती करा देगी और सारे पैसे अपने नाम करा के अपने आशिक के साथ रहेगी। ये था इसका प्लान। आरव अपनी माँ की तरफ देखा। आरव की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे, लेकिन आरव की माँ की आंखें जैसे ठंडे थे। कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं और होंठ जम चुके थे। पुलिस ने कहा अपनी महिला पुलिस को कि जल्दी से डॉक्टर निधि को हथकड़ी लगाई जाए, क्योंकि एक ये डॉक्टर होने के बावजूद भी क्राइम की तरफ खड़ी होकर एक मासूम के साथ ज्यादती कर रही हैं। डॉक्टर निधि को हथकड़ी लगाई गई और उसका लाइसेंस जब्त किया गया। आरव की माँ और डॉक्टर निधि दोनों को जेल हो गई। आरव अब आज़ाद था और अपने उन परिजनों के पास था जो उसके सच में अपने थे, यानी उसकी कंपनी, उसके वो लोग जो उसके पिता ने खड़े किए थे। आरव का दूसरा बिल भी था कि अगर माँ उसे नहीं पालती है तो कंपनी उसे पालेगी। आरव 18 साल का हो गया तो उसे सब कुछ सौंप दिया गया। इस बीच आरव कभी भी अपनी माँ से मिलने नहीं गया। आरव धीरे धीरे अपनी कंपनी का काम संभालने लग गया। अब वो पूरी तरीके से अपनी कंपनी का काम संभाल चुका था। फिर एक रोज़ वो जेल गया अपनी माँ से मिलने। उनकी आंखों में देखा और कहा कि माँ, तुम तो मेरी माँ थी, तुमने मुझे जन्म दिया था, तुम मुझसे इतनी नफरत कैसे कर सकती थी? बस तुम कह देती मुझे, सब कुछ तो तुम्हारा था, मैं भी तो तुम्हारा था, फिर तुमने इतनी नफरत क्यों की मुझसे? और फिर कहा कि लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करता, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया है। आरव ने 10 सेकंड तक अपनी माँ की आंखों में देखा और फिर वापस चला गया। उसके बाद उसकी माँ अपने बाल नोचने लगी, अपने मुंह पे थप्पड़ मारने लगी, जैसे पागल हो गई हो। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि आरव की माँ को पागल खाने भेजना पड़ा, क्योंकि वो सच में पागल हो गई थी। बेटे को धोखा देने का दुख था या जो सोचा था वो नहीं हुआ उसका दुख था, वो इसीलिए पागल हुई या कर्मों की सज़ा ने उसे पागल किया, पता नहीं। आप लोग बताइए कमेंट में और अगली कहानी का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और यूं ही मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।